नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा नौदियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में, जिसमें मैं करता हूं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर मेरा मुद्दा होता है किसी न किसी अपडेट को फाइनेंस या इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक डिटेल्ड एनालिसिस के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करूं, ताकि आपको उसकी डिटेल्ड नॉलेज पता हो सके। दोस्तों, कभी आपने देखा है जब आप बैंक में जाते हैं और कोई अपना डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर बैंक की तरफ से आपको खास करके जब आप कोई लोन लेने के लिए जाते हैं, तब 100% आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने बेचने के लिए बैंक बहुत एक्साइटेड होता है। तो सारे के सारे बैंक बैंकिंग छोड़ करके इंश्योरेंस क्यों बेचने लगे हैं, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। एलआईसी के 14 लाख एजेंट 7 तरीकों से कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और मल्होत्रा कमेटी का क्या कारनामा था जिससे कि आज बैंक बैंकिंग छोड़ करके इंश्योरेंस की तरफ चल पड़े हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है ना, आपको इस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग जब कस्टमर्स को समझाएंगे, और इसमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हैं। कई बार आपके सामने ऐसा ऑब्जेक्शन आएगा, वो बोलेगा मैं बैंक से ले लूंगा, बैंक तो इतना बढ़िया पॉलिसी दे रहा है, बैंक तो ये दे रहा है, बैंक तो वो दे रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, तो आपके लिए कुछ प्रिविलेज होती हैं, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप काउंटर में उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं एक 365 डेज के चैलेंज पे काम कर रहा हूं, जिसमें मैं 8 जून 2024 से 8 जून 2025 के बीच में 58 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं रात्रि 9:30 से 10:30 के बीच में लाइव टेलीकास्ट करता हूं, बिल्कुल। और वहां पर मैं हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आप भी एक एलआईसी एजेंट है या किसी भी कंपनी का अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आती तो इसको शेयर भी करना ना भूलिए, क्योंकि आप किसी की लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो वो सबसे बेस्ट पहले ये होगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये 58 कोर्सेज हैं। अभी हमारा एलआईसी का कोर्स चल रहा है, इसके बाद प्राइवेट इंश्योरेंस का चलेगा। बहुत सारे जो भी व्हाइट कलर कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पेंडिंग हैं। अभी भी अगर आप नए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी आप जुड़ जाइए इस मिशन में। और 8 जून 2025 से पहले पहले आप ये सारी की सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जहां पर मैं बैंकिंग स्ट्रक्चर को आपको बताने वाला हूं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं, उसके परतें खोलने वाले हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इस टाइम पे जो हमारी 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आज की डेट में मार्केट में काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें, तो आपने देखा होगा कि जस्ट गिव मी वन मोमेंट। आपने देखा होगा कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज काम करें, ठीक है। उससे पहले सन 2002 में 4 सब्सिडीज ऑफ जीआईसी व डीलिंक, ठीक है। 2000 के बीच में इंश्योरेंस मार्केट को इंडिपेंडेंटली खोल दिया गया सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। उसके उसके पहले अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, 1993 में, तो यहाँ पर एक मल्होत्रा कमेटी बनी थी। मल्होत्रा कमेटी का क्या रिलेशन है, मैं आपको बताता हूँ। कौन थे मल्होत्रा कमेटी के लोग? मल्होत्रा कमेटी में हमारे उस टाइम पे एक व्यक्ति थे, आर एन मल्होत्रा करके, जो कि 1993 में आरबीआई के गवर्नर भी थे। ठीक है, एक्स आरबीआई गवर्नर आर एन मल्होत्रा थे, जिन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से छोड़िए पूरा देश इकोनॉमिक डाउनफॉल में गया था, इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बहुत ही मतलब अलग तरीके से चल रही, बहुत ही डाउन थी इंडियन इकोनॉमी। तो उसको बूस्ट करने के लिए उस टाइम के जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने नाम पे मल्होत्रा कमेटी जिसके नाम से बोला जाता है। अब इन्होंने क्या किया, मल्होत्रा कमेटी, जो आर एन मल्होत्रा जिसको लीड कर रहे थे, वो आरबीआई के गवर्नर थे। फरवरी 4 फरवरी 1985 से लेकर के दिसंबर 22 तारीख 1990 तक, ये एक लंबे टाइम तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स के नाम पे एक कमेटी बनाई, जिसको मल्होत्रा कमेटी बोला गया। और इसी कमेटी की सिफारिश पर लिबरलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी इन्होंने जन्म दिया। इन्हीं की बदौलत आईआरडीएआई का भी चयन हुआ। आईआरडीएआई एग्जिस्टेंस माया इंश्योरेंस एजेंसी का जो रेगुलेटर है वो। उसके बाद में और कंपटीशन को बूस्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे और भी कस्टमर सेंट्रिक ऑप्शंस मार्केट में खोले, जिसमें से एक था बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, मल्होत्रा कमेटी ने क्या किया, 1994 में एक रिपोर्ट दी, जिसमें लिबरलाइजेशन को लेकर के उन्होंने डिटेल में बताया। इंश्योरेंस सेक्टर में जो है बाहर की कंपनियों को भी जो है
आने के लिए अलाउ किया, तो लिबरलाइजेशन हो गया। उसके बाद में कमेटी ने एक और सजेस्ट किया कि बैंकों का बिजनेस बढ़ाने के लिए, बैंकों का दायरा बढ़ाने के लिए और इंश्योरेंस को देश देश तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए एक और रिफॉर्म की सिफारिश करी, जिसका नाम दिया गया बैंक का इंश्योरेंस। बैंक का इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये न्यूज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें 3 मुद्दे रखे गए थे। क्यों, मतलब बैंक का इंश्योरेंस आया था? बैंक का इंश्योरेंस होता है, सिंपल सा इसलिए आया था बैंक का इंश्योरेंस, अभी क्या होता है फिर डिटेल में बताता हूँ। इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बैंक्स। देखिए, बैंकों में उस टाइम पे पैसा डाल तो रहे नहीं थे, लोगों के पास पैसा तो था नहीं। तो इंश्योरेंस के नाम पे बैंक को बोला कि भैया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, जिससे कि कस्टमर आपके पास में आए। उसके बाद में कस्टमर सर्विस की जो डाइवर्सिटी थी उसको बढ़ाने के लिए भी, कि भाई ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, इससे अच्छा जिस बैंक में अकाउंट है वहीं से इंश्योरेंस भी ले लेगा। और उसके बाद बैंक के पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता था, एम्प्लॉयज़ होते थे, सेटअप होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। कई बार में इंश्योरेंस कंपनी के एजेंटों के पास ये चीज़ें नहीं होती थी, और आज भी कई बार नहीं होती है, तो वो बैंक इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। इस चीज़ को लेकर के बैंकों को बैंक का इंश्योरेंस की परमिशन दे दी गई। इम्पैक्ट क्या हुआ यहाँ पर, मार्केट में बहुत तगड़ा कंपटीशन बढ़ गया। खास करके अगर बात एलआईसी एजेंट्स के लिए करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, एलआईसी एजेंट्स के लिए बहुत तगड़ी मार्केट कंपटीशन के तौर पे खड़ा हो गया। हर कोई बैंक इंश्योरेंस ऑफर करने लगा। तो इम्पैक्ट ऑफ बैंक का इंश्योरेंस ऑन एलआईसी एजेंट, सबसे पहले कंपटीशन बढ़ गया। दूसरा, लैक ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज। पर्सनलाइज सर्विसेज का जो है कंपटीशन आने लगा, क्योंकि बैंक भी अलग अलग तरीके से सर्विस देने लगा। उसके बाद में अवेयरनेस, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्योंकि बैंक उतने डिटेल में अवेयर्स नहीं देते थे। वो सिंपल अपना प्रॉफिट जनरेट करने के हिसाब से, अपने टारगेट्स पूरे करने के हिसाब से जो है अवेयरनेस देते थे। एक सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ पॉलिसीज ही सेल करते थे, और लिमिटेड इंश्योरेंस ऑप्शंस भी थे उनके पास में। कोई बहुत बड़ा इंश्योरेंस प्रोडक्ट का दायरा नहीं था जो कि कस्टमर्स को करें। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस एलआईसी को आए, क्योंकि ये सारे के सारे बैंक्स इंश्योरेंस बेचने की होड़ में लग चुके थे। अब उसके बाद में मैं आपको 6 स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ। आज की डेट में अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा कंपटीशन आ रहा है कि भाई मैं बैंक से पॉलिसी ले लूँगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उसको कस्टमाइज़, क्योंकि ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो बैंक नहीं देते हैं। क्योंकि बैंक का काम है बैंकिंग करना। वो तो बैंक मल्होत्रा कमेटी की वजह से बैंकिंग पूरा इंश्योरेंस में घुस गए, और बैंकिंग छोड़ करके इंश्योरेंस के दायरे में घुस चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट प्लानिंग और पोस्ट रिटायरमेंट फॉलोअप प्रोवाइड करिए, जो कि बैंक नहीं करता। बैंक ठीक है आपको पॉलिसी बेच सकता है, लेकिन प्रॉपर सर्विस कभी नहीं देगा, क्योंकि उनके उनके एम्प्लॉयज़ का और भी काम है। ठीक है, तो आप अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज सर्विस दीजिए। कस्टमाइज सर्विस का मतलब उसके रिटायरमेंट प्लानिंग को अच्छे से प्लान करिए, जैसे बैंक वाले प्लान नहीं करते हैं। बैंक वाले एक जल्दबाजी में रहते हैं, डिस्काउंटेड अमाउंट में वो बात करते हैं, सीधा सीधा ईयरली पेमेंट उठाने की सोचते हैं, बात खत्म। वहाँ पर डिटेल प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं होता कई बार में। ठीक है, दूसरा, इंटीग्रेटेड एस्टेट प्लानिंग सर्विसेज फॉर एचएनआईज। एचएनआई नहीं भी हो तब भी मैं बोलूँगा आपको इंटीग्रेटेड एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग क्या होता है? आपका वकीलों से कांटेक्ट होना चाहिए, लॉयर से कांटेक्ट होना चाहिए, रजिस्ट्रार से कांटेक्ट होना चाहिए, सीएससी सेंटर से कांटेक्ट होना चाहिए, नेताओं से कांटेक्ट होने चाहिए, डॉक्टरों के साथ में कांटेक्ट होने चाहिए। कुल मिला करके अपने क्लाइंट के विरासत को, उसके अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही लॉजिकली, पूरा कानून के तहत, ताकि उसके बच्चों को दिक्कत ना हो, कल को लड़े झगड़े नहीं, उसका जो संपत्ति का बंटवारा आगे को होने वाला है वो आपको एस्टेट प्लानिंग में क्लाइंट को हेल्प करनी है, ताकि और उसकी जैसे विल बनानी होती है। ये सारी चीज़ें अगर आप बढ़िया तरीके से करेंगे तो 100% बिजनेस आपके पास आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सर्विस लिस्ट में इन चीज़ों को ऐड करें, कि इंटीग्रेटेड एस्टेट प्लानिंग सर्विसेज फॉर यू। वो समझ जाएगा कि बहुत बड़ी प्लानिंग करता है एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड वर्कशॉप्स, जो कि बैंक कभी नहीं करते। देखिए, एजेंट का प्लस पॉइंट ये है, आप घर घर जा सकते हैं, बैंक का एम्प्लॉय घर घर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको इस प्लस पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। आप डोर टू डोर जाएं, शॉप टू शॉप जाएं, कंपनी टू कंपनी जाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस टारगेट को, इस कंपटीशन को आप बीट कर पाएंगे। लेगेसी एंड वेल्थ ट्रांसफर सॉल्यूशन। आपने देखा होगा सर, एक व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि यार मेरी इतनी संपत्ति है, इसका आगे को किस हिसाब से मैं बंटवारा करूंगा, है ना, और उसको मेंटेन रखना, प्रॉपर रिटर्न जनरेट करना, ये लेगेसी और वेल्थ ट्रांसफर होता है। उसके जनरेशंस को ट्रांसफर करना प्रॉपर लॉजिकली, ये बात होता है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले जो लोग ज़्यादा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप भी इसको करें। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के कॉम्बो प्लान्स आप उनको दे सकते हैं, जो बैंक नहीं देता है। बैंक एक दो सिलेक्टेड पॉलिसीज बेचता है,
लेकिन मेरा इंश्योरेंस एडवाइज़र कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट उसको दे सकता है जो कि उसकी हर नीड को फुलफ़िल करते हों। इसके लिए हमने भी एलआईसी के 25 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, अगर आप उनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर पर्सनल इंश्योरेंस रिव्यू। उनको जो भी पॉलिसी आपने बेची है उनको हर 6 महीने में रिव्यू करिए, देखिए कोई अपडेट आया क्या, बोनस ऐड हुआ है नहीं हुआ है, कोई चीज़ें मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिसमैच तो नहीं हुई है। सारी चीज़ जब आप उसमें रिव्यू करेंगे तो 100% आपको ही वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी बजाय बैंक के। आप ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, मल्होत्रा समिति ने बैंक इंश्योरेंस मॉडल को अपना करके सही किया या गलत किया? आपको क्या लगता है? क्या बैंकों को केवल बैंकिंग पर ही ध्यान देना चाहिए था या इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? क्या बीमा केवल बीमा कंपनी द्वारा बेचा जाना चाहिए या फिर बैंकों के द्वारा भी बेचा न जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से बैंक का इंश्योरेंस हावी हो रहा है आज के डेट में, वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट्स हैं, उनकी जो आमदनी है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है? क्या आपको लगता है? इन 3 सवालों के जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएँ। ये आपके लिए छोटा-सा एक प्रैक्टिस है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके प्लीज़ बताएँ। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, बैंक का इंश्योरेंस का मॉडल सिंपल 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, इंक्रीज़ रीच। वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, नंबर ऑफ कस्टमर्स को रीच करना चाहता है ताकि उनको बैंकिंग सर्विसेज के साथ में इंश्योरेंस पे भेज दिया जाए। कन्वीनियंस, क्योंकि उनके पास लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया ऑफिस बना हुआ है, कन्वीनिएंट प्लेस है जहाँ पर कस्टमर बैठना पसंद भी करता है, कई बार में उसको चाय पानी भी पिलाया जाता है। लेकिन एक नॉर्मल एजेंट है बेचारा, वो तो खुद ही हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो हम क्या इस उस टाइम पे ऑफर कर पाएंगे? कई बार में ये भी जो है बैंक इंश्योरेंस वालों के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। रेवेन्यू फॉर बैंक, इससे बहुत बड़ा एक रेवेन्यू आता है बैंक को, क्योंकि बैंक एज अ कॉर्पोरेट एजेंट करके भी इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट बने हुए हैं। जो भी पॉलिसी बेचते हैं उन पे उनको कमीशन मिलता है। तो ये था पूरा कहानी, जहां पर मैंने आपको कोशिश की समझाने की कि मल्होत्रा कमेटी के क्या कारनामे थे, किन की वजह से ये बैंक का इंश्योरेंस एग्जिस्टेंस में आया, किन किन परिस्थितियों में आया, किस ऑब्जेक्टिव को लेके आया था, लेकिन किस ऑब्जेक्टिव के लिए आज काम कर रहा है। मेरे हिसाब से तो बैंक का इंश्योरेंस अपने रियल ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर पा रहा है और खामखाई कंपटीशन में खड़ा हो गया है इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ में। बट फिर भी इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपने पर्सनल बिजनेस कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। यहाँ पर आपको 40,000 रुपीज़ का पूरा पैकेज आपको मात्र 12,000 में मिल रहा है और इसमें डेली वर्क फ्रेमवर्क मिलेंगे। 365 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है जो आपको डेली मॉनिटरिंग सिस्टम देता है, वीकली कॉल्स देता है, वीकली पर्सनल कॉल देता है, प्राइवेट एक्सेस ग्रुप का एक्सेस देता है। बहुत सारा ये सारी चीज़ जो आपको यहाँ पर लिखी हैं आपको मिलती हैं। इसमें आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और ईएमआई ऑप्शंस के साथ भी आ सकते हैं। अगर आपको बिजनेस कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी लेकिन आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप हिंदी पोस्टर वाली फाइल अलग से डाउनलोड करवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर पोस्टर चाहिए तो उसके लिए जो भी फीस है पे करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहरहाल इसमें आपके कोई क्वेश्चन आंसर फीडबैक सजेशन कंप्लेन मेरे लिए कुछ है तो आप ज़रूर बताएं। और आपके लिए हम बहुत अलग अलग टाइप की वीडियोज़ ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स हम बना चुके हैं, जो कि हमें लगता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स को जानना, पढ़ना, सीखना, समझना, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी की सारी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी एंड आई होप कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा ये होगा। बाकी ये इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।